प्रिय स्टूडेंट, हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर पा रहे होंगे। प्रिय स्टूडेंट, आज की क्लास में फिर से हम लेकर आगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि चल रहा है हमारे चैनल पर कंटिन्यू, और पूरा ही क्लास 10 का सिलेबस को कंप्लीट करने में हम लगे हुए हैं आप सभी के लिए। इसीलिए आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, इस क्लास को पूरा देखने का प्रयास करिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्त जितना भी है आसपास में स्टूडेंट है आप लोग के साथ ही सारा के पास इस क्लास को भेजने का प्रयास करिएगा, शेयर करिएगा। और हम आपसे उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग तैयारी एक अच्छे लेवल से कर पा रहे होंगे और हम भी आपका मदद कर रहे हैं। यानी देखिए, हमारे साथ साथ हमारी टीम जितना भी है सभी जो है मिल करके आपको यानी आगे बढ़ाने में लग गए हैं। अब यानी कुछ कारणवश था, पिछले क्लास में मैंने कुछ क्लास डिस्टर्ब हो चुकी थी, लाइट कट गया था, तो उसके लिए मत मैनेज कर लीजिएगा उतना बातें को, मतलब थोड़ा सा जो कि इशू आ गया था। टेक्निकल चीज़ों में कभी काल इशू तो आते ही रहते हैं। चलिए आज की क्लास को एक बेहतरीन तरीका से स्टार्ट करते हैं। ये चल रहा है प्रकाश का परावर्तन चैप्टर फिजिक्स का साइंस में, और जो भी बच्चे 2024 में एग्जाम देना चाहते हैं क्लास 10 का, वो बच्चे इस चैनल के माध्यम से जरूर जुड़ने का प्रयास करिए। और साथ ही साथ हमारे यहाँ से PDF फ्री, प्रिंटेड PDF फ्री, जितना भी PDF के मामला में है सारा PDF यानी फ्री मिल जाता है। अभी जो स्क्रीन पर हम पढ़ा रहे ये सारा भी क्लास को मैं ये सारा जो है PDF रिकॉर्ड किया हुआ मैं सबके यानी ग्रुप में भेजने का प्रयास करता हूँ। मैं आपसे उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग इस बात को, मेरी बातों को कंटिन्यू मैंने सुनते जा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे। चलिए, तो इस क्लास में सबसे पहले ये क्लास जो होने जा रहा है, ये क्लास होने जा रहा है, हम बात करेंगे ये क्लास बिल्कुल होने जा रहा है, मतलब छठा क्लास होने जा रहा है। ये जो फिजिक्स में 5 क्लास हो चुके हैं, पहले जो कितना क्लास हो चुकी है, 5 क्लास हो चुकी है, ये छठा क्लास है। ये कौन सा क्लास है? छठा क्लास होने जा रहा है आज, यानी प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का 6वां क्लास स्टार्ट होने। इससे पहले यदि आपने 5 वीडियो को नहीं देखे, मेरा क्लास बहुत छोटा छोटा रहता है, 20 मिनट का क्लास रहता है, 25 मिनट का रहता है, 15 मिनट का रहता है, ताकि आप बोर नहीं हो पाइएगा, मैं सारे बातों को मैं समझा सकूँ एक बेहतरीन तरीका से। देखिए, मैं हर टॉपिक को मैंने एक अलग तरीका से, अंदाज तरीका से मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ आपको। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे एक एक बातों को आप ध्यान से सुन पा रहे होंगे। चलिए, सबसे पहले मैं वहाँ पे चल जाता हूँ जहाँ से मैंने ये क्लास को छोड़ा था, और वहीं से आज के क्लास में स्टार्ट करता हूँ एक अगला धुन के साथ। देखिए, तो सबसे पहले मैंने कहाँ से छोड़ दिया था, ये सब हो चुका था, ये सब चीज़ें मैंने पढ़ा दिया आप लोग को पिछले क्लास में। बेहतरीन तरीका से मैंने ये चीज़ें मैंने आपको बता दिए थे, बिल्कुल बता दिए थे। ये सब हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है, ये सब ये भी हो चुका है, ये बता दिए थे। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर मैंने भी बता दिए थे। हाँ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से आज क्या होगा, एक बेहतरीन तरीका से क्लास को मैं स्टार्ट करूँगा। अब यहाँ पे देखिए, कह रहा है जब दर्पण को अनंत पर रखा जाता है, क्या कहता है? जब दर्पण को क्या चीज़ पे? अनंत पे कहता है रखा जाता है। अनंत पे क्या चीज़ पे रखा जाता है? अनंत पे मतलब रखा जाता है। जब दर्पण को अनंत पे रखा जाता है, तो ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। कारण जब दर्पण को अनंत पे, ये कौन सा दर्पण है? ये जो है उत्तल दर्पण है। ये कौन सा है? उत्तल दर्पण है। उत्तल नहीं है, ये अवतल दर्पण है। कौन सा है? अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। उत्तल नहीं है, ये अवतल दर्पण है। ये क्या है? अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण में कह रहा है ये जितना भी किरण आरेख अभी देखेंगे हम, सारा किस में देखेंगे? अवतल दर्पण में ही देखेंगे। अवतल दर्पण में यानी किरण आरेख को हम यानी देखने के लिए जा रहे हैं, किस प्रकार किरण आखिर बनती है और किस तरह से लौटती है वापस। जहाँ से देखिए अभी इस चित्र के माध्यम से देखिए, ये चित्र जो है यानी अवतल दर्पण का बना दिया गया, और यहाँ से ये क्या प्रकाश आया है और दर्पण के सतह पर टकराने के बाद लौटा है। यहाँ फोकस है, क्या फोकस है? F पे यानी जमा हो चुका है। जैसे ये भी प्रकाश आया और ये अपने आप जो कि वक्रता केंद्र से जो भी प्रकाश आती है वो अपने ही दिशा में लौट जाती है। क्या होती है? वो अपने ही दिशा में लौट जाती है। और ये जो प्रधान अक्ष है, इसके समांतर ये किरणें जो गई है, ये फोकस पे आकर के जमा हो जाती है। परावर्तन के बाद सारा किरण क्या होती है? फोकस पे जमा हो जाती है, जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, आप कहिएगा सर जी जब दर्पण वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो
आखिर उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा या उल्टा होगा या सीधा होगा, इन्हीं पर आइए हम चर्चा करते हैं। यहाँ देखिए प्रतिबिंब मुख्य रूप से फोकस पर बनता है। जहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या जमा हुआ ना, किरणें जहाँ पे जमा हुई है वहीं पे क्या बना है, प्रतिबिंब बना है। तो प्रतिबिंब जो बनेगा छोटा और बिंदुवत होता है, यानी प्रतिबिंब छोटा होता है, यानी बिंदु के रूप में बिंदुवत होता है। और प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है, वास्तविक होता है और उल्टा भी होता है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, जब वस्तु को अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आप बताइएगा। प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। कहाँ पे बनता है, प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। फिर भी इस लाइन को एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए ये किरणें जितना भी आई है परावर्तन का फोकस में मिली है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो छोटा बनेगा प्रतिबिंब। अब अगला देखिए, यहाँ देखिए ये दूसरा देखिए, अभी हमेशा अवतल ही दर्पण देखेंगे। टोटल ही अवतल दर्पण में 5-6 है किरण आ रहे कि पूरा को हम देखने वाले हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करेगा। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन हर साल 2-3 क्वेश्चन पूछ ही दिए जाते हैं और ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखिए जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र यानी सी पे से परे रखा यानी रखा जाए, करा जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के यानी वक्रता केंद्र पर रखा जाए, यहाँ परे लिखा गया है, पर रखा जाए तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ देखिए जैसे मैं यहाँ देखो वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए, देख क्या कहता है, जब अनंत और देखो अनंत तो इसका कोई रिक्त है, यहाँ पे ये बीच में रख दिए, पर ये क्या वस्तु, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और यहाँ से जब ये किरण गया है और यहाँ पे लौटा है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, इमेज यहाँ बन रहा है, फोकस दूरी ये है। अब देखिए यहाँ से जो भी यहाँ से भी प्रकाश ये है, ये गुजरा है और वापस लौटा है, जो कि यहाँ पे मिला है। अब यहाँ देखिए प्रतिबिंब वक्रता केंद्र यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। सी का मतलब वक्रता केंद्र, एफ का मतलब फोकस होता है, इसलिए करा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। प्रतिबिंब छोटा और वास्तविक होता है। प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा और वास्तविक। लेकिन इससे पहले हम जो बताए थे इसमें भी छोटा है, छोटा प्रतिबिंब छोटा और बिंदुवत मतलब बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसमें क्या होता है, बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है, बहुत क्या बनता है, छोटा प्रतिबिंब इसमें बनता है। और इसमें क्या बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब। अगला स्टेप को सुनिए आप। 3 नंबर में देखिए जब वस्तु को वक्रता केंद्र यानी सी पर रखा जाता है, जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है, वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। देखो फोकस हो गया, फोकस वक्रता केंद्र और फोकस हो गया, उसके अब क्या रखा जाता है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र यहाँ पे ये सी देख रहे, यहाँ पे वस्तु को रखा गया है। देखिए करा जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से प्रकाश किया, यहाँ पे लौटा, यहाँ पे मिला है ना, यहाँ पर मिल गया है ना। तो देखिए तो प्रतिबिंब जो बनेगा तो वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और समान आकार का बनेगा। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं अवतल दर्पण में तो प्रतिबिंब क्या बनता है, वस्तु के समान बनता है। वास्तविक और प्रतिबिंब का वास्तविक और उल्टा तो बनेगा और वस्तु के क्या बनेगा, समान आकार का बनेगा। जितना टावक वस्तु रहेगा प्रतिबिंब यानी इमेज भी उतना ही टबक बनेगा, उतना ही साइज का इमेज बनेगा। क्या यह बात आपको समझ में आ रही है बेहतरीन तरीका से? बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए चौथा नंबर में देखिए करा जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है। देखिए करा जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में यदि रखा जाए ना, यहाँ क्या वक्रता केंद्र तो ये हुआ, फोकस ये हो गया, इसके बीच में ये रखा गया वस्तु को, तो ये देखिए प्रतिबिंब देखिए कैसे बनेगा। तो यहाँ पे मिल रहा है फोकस पे। जब देखिए प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पर बनता है, पर बनता है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। क्या बनता है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनता है, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा।
देखिए बड़ा बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और छोटा और बड़ा ही बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए याद बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, लाइनें हैं, आप लोग याद करने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए जब वस्तु को फोकस पे रखा जाए, अब कहता है कि जब वस्तु को फोकस पे रखा जाए तो देखिए ये क्या बनेगा? समांतर किरणें होती है, अनंत की किरणें तरफ होती है। ये किरणें जब वस्तु की, देखिए इसका प्रतिबिंब दिखाई क्या बड़ा? बहुत बड़ा बनेगा। इसका मिलने का कोई चांस है? बिल्कुल नहीं मिलने का चांस। ये प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? बहुत ही बड़ा बनेगा। अब यहाँ देखिए कह रहा जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, तो वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब प्रदान क्या है? देखिए मुख्य अक्ष के दूसरी ओर बनता है, प्रतिबिंब बड़ा और सीधा और काल्पनिक बनता है। वास्तविक बड़ा और सीधा क्या होता है? काल्पनिक बनता है। ये लाइनिंग को जो बहुत महत्वपूर्ण है। आइए एक बार शुरू से देख लेते हैं, हम शुरू से देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो क्या बनता है? तो क्या बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए वक्रता केंद्र यहाँ फोकस पे बनता है, प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक उल्टा। ये सब हालांकि चीज़ एक दो बार रिपीट कर लीजिएगा ना, आपको समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए इतना देर चल रहा था अवतल दर्पण, अब देखेंगे हम उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में किरण आरेख को देखने का हम प्रयास करेंगे। क्या देखेंगे? उत्तल दर्पण में किरण आरेख को देखने का प्रयास करेंगे। देखिए उत्तल दर्पण में हम करा जब वस्तु अनंत पर होती है, ये देखिए ये अभी चल रहा है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण चल रहा है? उत्तर मिरर चल रहा है, उत्तल दर्पण चल रहा है जब वस्तु अनंत पर होती है। जब वस्तु अनंत पे होती है तो क्या होती है? प्रतिबिंब छोटा और सीधा और ध्रुव पर बनता है। क्या बनता है? ध्रुव पर बनता है। चलिए अगला नेक्स्ट नंबर यहाँ देखिएगा। कह रहा जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच होती है, जब वस्तु कह रहा अनंत और ध्रुव के बीच होती है तो प्रतिबिंब छोटा सीधा और काल्पनिक बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, लेकिन यह ध्रुव के पीछे दिखाई देता है। यह ध्रुव के कहाँ दिखाई देता है? पीछे दिखाई देता है। यह ध्रुव के पीछे दिखाई देता है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा अवतल दर्पण के उपयोग, यानी अवतल दर्पण की क्या देखेंगे? उपयोग को देखेंगे। देखिए हजामती दर्पण के रूप में, यानी दाढ़ी बनाने के लिए जब जाते होंगे ना आप सैलून में, तो चेहरा देखने के लिए क्या करते हैं? वहाँ पे ये दर्पण का, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नाक कान और गला जांच में डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं, यानी नाक कान गला का जब जांच करते हैं तो इसका उपयोग करते हैं। सोलर कुकर में सूर्य की किरणें को फोकस करके खाना पकाने में मदद करता है। सर्च लाइट में रोशनी को एक दिशा में केंद्रित करता है और टॉर्च में तेज रोशनी देने के लिए, टेबल लैंप में प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, ये सारा जो उपयोग किया गया था अवतल लेंस का उपयोग किया, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। कह रहा हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों होता है? अब यहाँ पे ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा कि हजामती दर्पण में जो है ना, हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग जो है क्यों होता है, तो ध्यान से सुनिए। कह रहा जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है, जब वस्तु क्या होती है? फोकस और ध्रुव के बीच होती है तो प्रतिबिंब बड़ा और सीधा काल्पनिक बनता है। प्रतिबिंब बड़ा और सीधा और काल्पनिक बनता है। यही कारण है कि हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि चेहरा बड़ा और साफ दिखे। हजामती दर्पण अवतल दर्पण का प्रयोग इसलिए, अवतल दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि चेहरा बड़ा और साफ दिखाई पड़े। चलिए नेक्स्ट नंबर पे देखिए। यहाँ देखिए सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण के लिए। कराता सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, तो ध्यान सुनिए। जब सूर्य की किरणें अवतल दर्पण पर पड़ती है, जब सूर्य की किरणें क्या होती है? अवतल दर्पण पर पड़ती है तो वे परावर्तित होकर फोकस पर इकट्ठा हो जाती है। परावर्तित होने के अवतल दर्पण को हम दिखाए थे, कोई भी चीज इस पर जाएगा तो फोकस से होकर गुजरेगा हमेशा, तो इसलिए फोकस हो जाती, जिससे गर्मी पैदा होती, जिससे क्या होती है? गर्मी पैदा होती है, जो सोलर कुकर में भोजन पकाने में मदद करती है। सोलर कुकर में क्या होती है? भोजन पकाने में मदद करती है। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को क्या दर्पणों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न का थोड़ा सा आसान भाषा में दिया गया। यहाँ देखिए दर्पण से संबंधित गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गाड़ियों के हेडलाइट में गाड़ियों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? ध्यान से सुनिएगा। गाड़ी के हेडलाइट में होता है, यानी हेडलाइट मतलब अग्रदीप लाइट में, मतलब अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है? ध्यान से सुनिएगा इसको।
जब प्रकाश की किरणों को अवतल दर्पण के फोकस से भेजा जाता है, जब प्रकाश की किरणें को अवतल दर्पण के फोकस से भेजा जाता है तो वे समांतर दिशा में आगे बढ़ती, क्या बढ़ती है, समांतर दिशा में आगे बढ़ती है और वजह से रोशनी लंबी दूरी तक जाती है। लंबी दूरी तक देखने के लिए क्या आप रात में जो गाड़ी चलाएंगे तो कम दूरी तक रोशनी जाएगा तो नहीं ना दूसरे गाड़ी या लोग को देख पाइएगा, तो इसीलिए दूसरे व्यक्ति को देखने क्या इसमें जो है रोशनी को काफ़ी दूर तक, लंबी दूर तक ले जाने का काम करता है ये, इसलिए गाड़ियों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ देखिए स्ट्रीट लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है। स्ट्रीट लाइट यानी स्ट्रीट लाइट में करा अवतल दर्पण का प्रयोग। स्ट्रीट मतलब होता है क्या, जान लीजिए यहाँ पे सड़क या आप देखे होंगे चौक चौराहे पे स्ट्रीट लाइट लगाया जाता है, उसमें इस दर्पण का प्रयोग। जब प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण पर पड़ती है तो वे चारों ओर फैल जाती, क्या होती है, चारों ओर फैल जाती है, जिससे रोशनी बड़े क्षेत्र में फैल जाती है, इसलिए स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसलिए क्या कहता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ आप देखिएगा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है, जिससे बड़े क्षेत्र को देखे जाने में, इसलिए गाड़ियों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पहले इसको पढ़िए, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए गाड़ी के साइड में देखा होगा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसके कारण को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है, क्या बनता है, छोटा बनता, जिससे बड़े क्षेत्रों को देखे जा सकता है, इसलिए गाड़ियों के साइड में मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग, यानी बड़का क्षेत्र को छोटा आकार के रूप में देख पाए, इसीलिए साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये क्लास कैसा लगा जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए।